सूचना पत्रिका का सह संपादक रहा हो, बड़ी किताबें लिख रहा हो, यश हो, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, उस आदमी ने एक नए कवि की स्पेलिंग्स तक ठीक की। एक मेरे लिए आज भी वो पन्ने मेरे पास रखे हुए हैं। आज मैं याद करना चाहता हूँ परमानंद श्रीवास्तव को भी, उनकी इस उदारता के लिए, जो कि बहुत कम समय दिया करते थे उनने। बड़े कवि, बड़े आलोचक, और भी जो तमाम लोग थे शहर में, उनको भी, अनिल राय, वशिष्ठ अनूप, सदानंद शाही विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। इन लोगों को मैंने देखा कि अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे मित्रवत मिला जाता है। इन लोगों से मैंने ये देखा, हमसे भी मिला करते थे, मैं कॉलेज में था, लेकिन हम मिलते थे, और वो कह लीजिए कि वो दोस्ती का भाव आज तक बना हुआ है। मेरा आदर उनके प्रति एक अग्रज की तरह होता है, वो अनुज की तरह स्नेह करते हैं, लेकिन एक मित्रता की डोर भी बंधी हुई है। ये सीखा मैंने कि अगर मैं कभी अध्यापक बना तो इस तरह का आचरण मुझे करना होगा, और मैं कोशिश करता हूँ अध्यापक होने के बाद अपने 15 वर्ष से अधिक जो जीवन मैंने अध्यापक के रूप में गुजारा है विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने विद्यार्थियों के साथ मेरा एक सहज संबंध रहे, एक गुरुडम का संबंध न रहे, एक ऐसी दूरी न रहे कि वो ये सोचते रह जाएं कि आज सर से कुछ बात करनी है और वो न कर पाए। तो ये चीज़ें, ये मेरे निर्माण का वो दौर था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, रचनात्मकता भी, कवियों की संगत भी। दिनेश, मैं, राजशेखर, हम सब लोग बैठा करते थे शाम, देर शाम तक। ये जो इन दिनों हाल चाल में दिनेश त्रिनेश की एक लंबी भूमिका है मेरे कवि के निर्माण के बारे में। जब ये आज से 15-17 साल पहले जब पुस्तिका के रूप में छपा था, फिर अभी 2 साल पहले जब छपा, तो दिनेश ने ही इसका पूरा किया, उस दौर की पत्रिकाएं ली, उसमें से कुछ कविताएं और निकाली, और मेरे प्रारंभिक चरण की कविताओं का, और लंबी भूमिका 10 पेज की लिखी, कैसे निर्माण हुआ, सारी चीजें। ये वो दौर था जब हम शाम को बैठा करते थे, और उस दौर के जो ये 90 के दशक के कवियों का समय था, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, जो 80 के दशक के स्थापित हो चुके कवि थे, ये हमारी चर्चा में होते थे। अरुण कमल, मंगलेश जबराल, जो नए कवि उस दौर में 90 के दशक में आए थे, देवी प्रसाद मिश्र, विमल कुमार, गगन गिल, तेजी ग्रोवर, कुमार अंबुज, कात्यायनी वगैरह, हमारी चर्चा के केंद्र में रहते। कई कविताएं आज भी मैं प्रसंगवश याद करता हूँ उन्हीं दिनों, राजेश जोशी की झिंगुर जैसी कविता, या थोड़े बाद में जो उनकी एक कविता पहले पोस्टर के तौर पर छापी थी कि जो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। बहुत अद्भुत कविता है कि जो हत्यारे नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। उस कविता में आता है कि हमारे समय का सबसे बड़ा सच है, क्रमशः इस तरह से कविता, जो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो खिलाफ बोलेंगे। हमारे समय में सबसे बड़ा अपराध है निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये कविताएं हम जब युवा हो रहे थे, ये कविताएं हमारी चेतना का निर्माण कर रही थी, इस तरह की कविताएं हमें ऊर्जा दे रही थी। तो ये कविता थी। उदय प्रकाश की कविता थी, अचार का तलछट तेर थी तुम दीदी, बहन के प्रति। अद्भुत कविता है कि बहन के प्रति एक भावांजल की तरह वो कविता है। किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति को, मध्यवर्गीय व्यक्ति को याद आ सकती है बहन भाई का जो रिश्ता। ये कविताएं हम मित्रों के बीच में बहस, तिब्बत उनकी बहुत चर्चित कविता है। देवी शंकर, सॉरी, वो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार उनको इसी कविता के लिए 1981 में दिया गया था। वो याद। अरुण कमल की बहुत चर्चित कविता थी जिसे मुहावरे की तरह हम लोग इस्तेमाल किया करते थे उन दिनों का, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल है। शुरू में, अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इस तरह की कविताएं। मंगलेश जबराल की कविता थी, छोटी सी कविता थी जो हम लोग अक्सर याद करते थे, क्योंकि छोटे शहर में थे, बड़े शहर में जाने का अवसर भी था, सपना भी था, आए भी। मंगलेश जबराल की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं शहर देखने शहर आया और फिर लौट नहीं पाया, उसके माया जाल में रह गया। इस तरह की कविताएं रह जाती थी। देवी प्रसाद मिश्र की उन्हीं दिनों बहुत चर्चित हुई थी कविता, प्रार्थना के शिल्प में नहीं, कि इंद्र आप जाएं तो बारिश हो, इस तरह से वो करती है सारे देवताओं को कि आप जाएं तो ये हो, आप जाएं तो ये। तो वो कविता याद आती। विमल कुमार की कविता, सपने में एक औरत से बातचीत, जो बाद में इसी नाम से संग्रह आया दोनों का। गगन गिल, जिन्होंने बाद में अलग तरह की कविताएं लिखनी शुरू की, स्त्री अस्मिता की बेजोड़ कविताएं उन्होंने लिखी थी। एक दिन लौटेगी लड़की, जो उनकी कविता थी, बहुत चर्चित हुई थी उस दौर में। 1985 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार उस कविता के लिए दिया गया था उन्हें। तेजी ग्रोवर की कुछ कविताएं याद रह जाने वाली जो है, उसमें से एक उनकी कविता थी, मैं तेरे सपने में थोड़े ही हूँ पगली। तो ये इस तरह की जो कविताएं थी, कुमार अंबुज की किवाड़, कात्यायनी जो मेरे शहर की ही कवित्री थी, हॉकी खेलती लड़कियां,
उनकी जो कविता थी, अद्भुत कविता थी, जो हम मित्रों के बीच कई बार शहर में सुना चुकी थी। ये कविताएं थीं और भी बहुत सारी कविताएं जो हमारे आत्मा के आयतन का विस्तार करती थी, बढ़ा रही थी। ये कविताएं थी जो एक कवि के रूप में मेरे निर्माण में बहुत सहयोगी थी। ये सारे कवि, इनकी और भी तमाम कविताएं जिन्हें संदर्भ बस में समय की भी कमी, तमाम चीजें हैं, ये रह जाती हैं चीजें। तो ये तमाम लोग थे, तमाम कवि थे उसी दौर में जो हम लोग पढ़ा करते थे, जो बहुत वरिष्ठ कवि थे। केदारनाथ सिंह गोरखपुर से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, आते जाते रहते थे। केदारनाथ सिंह को हम पढ़ा करते थे। केदारनाथ सिंह की तमाम कविताएं, केदारनाथ सिंह की कौन सी मतलब जो कविता है जिसका मैं जिक्र करूं, और आप में से तमाम सुधी लोग हैं जो न पढ़े, उनका माझी का पुल, या उसके भी पहले उनके जो गीत थे, रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया जैसा गीत, या आना जी बादल जरूर, उन जो है धान लगेंगे, क्या है, धान खिले, ये रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया, या ये गीत जो है धान पर है, धान खिलेंगे कि प्राण खिलेंगे, इस तरह से उनका एक गीत आता है। उनके जो तमाम गीत थे जो तीसरे शतक में प्रकाशित थे, वो गीत हम लोग लगभग उनकी तमाम पंक्तियां याद रह जाती थी। आज भी उसके कुछ कह लीजिए कि संदर्भ, ये पंक्तियां याद आ ही रही हैं जब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। और बाद में उनकी कविता हो माझी का पुल हो, या छोटी सी कविता थी तुलसी का बिरवा लगाने के बारे में, कि माँ ने आंगन में तुलसी का बिरवा लगाया है, मेरे तुलसी का बिरवा है, और फिर कहते हैं कि मैं इसको कहाँ रोक दूं। या बहुत बात तक आई त्रिनिदाद टोबैगो पर उनकी लिखी कविता, या जेएनयू में हिंदी की स्थिति पर उनकी तमाम कविताएं आज भी बल देती हैं। और उस दौर में जब केदार जी के प्रतिनिधि कविताओं का संकलन आया था, और बाघ सीरीज की भी कुछ कविताएं दी गई थी जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई, केदार जी बहुत आकर्षण पैदा करते थे। और आज भी मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अपने समय के सबसे बड़े कवि का विद्यार्थी होने का अवसर मिला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुझे। इससे बड़ा सौभाग्य कवि के तौर पर क्या हो सकता था। केदार जी का विद्यार्थी हुआ मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और उनका स्नेह भी पाया मैंने। आज उनको यहाँ होना था, लेकिन वो नहीं है, नहीं तो आज वो यहाँ होते। तो ये चीज थी। या और भी जो तमाम लोग थे उन दिनों, श्रीकांत वर्मा के मगध की बड़ी चर्चा थी। हम मित्र उन दिनों उनकी कुछ पंक्तियां इस तरह से मतलब कहिए मंत्र की तरह गुदगुदाते रहते थे कि कौशल अधिक दिनों तक, कौशल में विचारों की कमी है, कौशल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। इस तरह की पंक्तियां हम लोग मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते थे। रघुवीर सहाय की तो कविताएं मतलब बिल्कुल, अगर आप राजनीतिक हैं तो रघुवीर सहाय की कविताओं के बिना बात ही नहीं बन सकती थी। वो रामदास का मामला हो, या मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ जैसी छोटी सी कविता की, गोद में बच्चा लिए हुए बस में चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ, इस तरह की कविताएं हों, क्या तमाम रघुवीर सहाय 40 के ऊपर की औरत जैसी कविता। रघुवीर सहाय एक जरूरी कवि के तौर पर थे। अगर आप राजनीतिक चेतना का विकास कर रहे हों तो आज भी वो एक जरूरी कवि हैं। और 90 के दशक में जब हम युवा हो रहे थे और विकास कर रहे थे और कविता की दुनिया में आ रहे थे, आ चुके थे और दूर तक यात्रा करने की अभिलाषा रखते थे, तब रघुवीर सहाय की कविताएं भी हमें निश्चित तौर पर आकर्षित करती थीं। और भी तमाम लोगों के संदर्भ जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, तमाम कवियों का। वो राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, आप सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद और तमाम चीज़ों का राजनीतिक मामला था, आरक्षण का मामला था। इन तमाम चीज़ों के बीच जो बहसें थीं, जो बेहतर मनुष्यता की ओर ले जा सकती थीं, उन्होंने बहुत बल दिया मुझे, मेरे जैसे तमाम साथियों को, जो आज जरूरी नहीं कि वो कविता में रह गए, कहानी में रह गए, जीवन के जिस भी हिस्से में गए वो बेहतर कर रहे हैं। उनके भीतर जो एक मनुष्यता पनपी उस दौर में, उस दौर के पूरे संघर्ष में, उसने उन्हें बेहतर मनुष्य बनाया, ज्यादा कारगर बनाया। ये तमाम चीजें हैं। तो ये जो दूसरा चरण था, समय कम है इसलिए बात तो करते ही रह जाएंगे हम। ये चीजें थी। और इस दूसरे दौर में बहुत सारी चीजें आई जिसमें हमने अपने वरिष्ठ कवियों से, अग्रज कवियों से, समकालीन कवियों से सीखा। समकालीन कवियों में जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ,
जिनको अब लगभग हमारी पीढ़ी के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन हेमंत कुकरेती जब हमारी कविताएं छप रही थी, हेमंत की पहचान बन चुकी थी। लेकिन जब आप इतिहास लेखन की ओर बढ़ते हैं तो पीढ़ियां तय कर दी जाती हैं आगे पीछे। हेमंत अच्छा लिख रहे थे, संजय कुंदन अच्छा लिख रहे थे, नीलेश रघुवंशी बहुत अच्छा लिख रही थी, और भी कई कवि थे जो बहुत अच्छा लिख रहे थे। तो अब और आज भी अच्छा लिख रहे हैं वो। तो अपने समकालीनों से भी ऊर्जा पाने का एक बड़ा अवसर था मेरे पास, और मैंने अपनी क्षमता भर जो पा सकता था, जो ले सकता था, वो मैंने लिया भी। अपने समकालीनों से भी खुलकर उनकी प्रशंसा की, आज भी करता हूं, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। होता क्या है कि समकालीनों के बीच ईर्ष्या द्वेष बहुत होता है, और जो जितना जल्दी इससे उबर जाए वो उतनी दूर तक की यात्रा करता है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए जो मेरी सबसे नई किताब अभी आने वाली है, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उसका आधा से अधिक हिस्सा, करीब 300 पेज की किताब का, अपने समकालीन कवियों पर है। और गहरी निष्ठा के साथ मैंने उनकी कविताओं से संवाद किया है। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई उपकार किया है, मैंने बहुत कुछ पाया है, सीखा है। उन कविताओं ने मुझे दिया है, मैंने उनको क्या दिया है तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने मुझे दिया है, ये मैं आज कह सकता हूँ, इस अंतरंग बातचीत में कह सकता हूँ। जेएनयू हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस गोरखपुर की आरंभिक ट्रेनिंग, गांव की जो मैंने ट्रेनिंग बताई, जो पिता के सानिध्य में हुई, कि जाति जैसी चीजों से घृणा करो, जो पिता ने आरंभिक ट्रेनिंग दी, दलित शिक्षकों का सम्मान करना सिखाया, दलित मित्रों के साथ उठना बैठना सिखाया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आकर, गोरखपुर में आकर के वामपंथी राजनीति के साथ में जुड़ा। उस दौर में जो तमाम प्रखर लेखक थे उनके साथ में जुड़ा, सीखा, तमाम पत्रिकाओं को पढ़ा। उसका जो अगला चरण था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब मैं पहुंचा, उसने चीजों को और पुख्ता किया। वहां अभी केदार जी का जिक्र आया, प्रोफेसर मैनेजर पांडे हमारे शिक्षक थे, मैंने उन्हीं के अंदर रिसर्च पूरा किया। इतना बड़ा आलोचक, चिंतक कक्षा में इतनी सहजता से मिले, क्या चाहिए आपको? दूर से जिनकी हम किताबें पढ़ते थे, जिनको सुनने के लिए हम बेताब रहते थे, उससे आप सीधा संवाद करें, इससे बड़ा अवसर जीवन में क्या मिल सकता है? केदार जी इतना बड़ा कवि, उससे कविता पढ़ने का अवसर मिले। पुरुषोत्तम अग्रवाल और वीर भारत तलवार नए शिक्षक थे, लेकिन बहुत मेहनत के साथ ये लोग आते थे और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपनी कक्षाओं में पढ़ाते थे। इन लोगों, नामवर सिंह रिटायर हो चुके थे, लेकिन आते जाते रहते थे, जब भी बुलाया जाता था उनसे भी संवाद का एक मामला रहता था। प्रोफेसर एमेरिटस थे वो, इसलिए हिस्सा भी थे विभाग का। ये तमाम चीजें थी। जेएनयू की जो पूरी सांस्कृतिक गतिविधियां थी, हर रात कुछ न कुछ होता रहता था, कोई बहस, कोई मुबाहिसा, तरह तरह के विषय, सिर्फ साहित्य नहीं, इतिहास के लोग कर रहे हैं, समाजशास्त्र के लोग कर रहे हैं, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है। तमाम बड़े नाटक हमने वहीं पर देखे, जो कैंपस में होते थे। तमाम बड़े संगीतकारों को वहां हमने सुना, लोक संगीतकारों को भी सुना, तमाम बड़े कवियों को सुना। खुद काव्य पाठ हमने आयोजित किए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, अध्ययन रिसर्च करते हुए। तो तमाम जो एक अवसर दिया जेएनयू ने, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। उसने हमारी समझ को, हमारी प्रतिबद्धता को, हमारे लेखन को अधिक सार किया और ज्यादा तेजस्वी, अगर आप कह सकें, इजाजत दें, अगर उसमें कुछ तेज है तो जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। अगर रचना में कहीं कोई चमक है, कुछ है, तो जेएनयू का एक बड़ा योगदान है। उस दौर के मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय जेएनयू में आज के यशस्वी आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पढ़ रहे थे। उन दिनों वहाँ पंकज चतुर्वेदी थे, कृष्ण मोहन झा थे, अनिल त्रिपाठी थे, ज्योतिष जोशी थे, देवशंकर नवीन थे, तमाम लोग थे, वैभव सिंह थे, ये हितेंद्र पटेल, रूपा गुप्ता, संजय कुमार, तमाम लोग थे जो आसपास के, कोई एक साल आगे, कोई एक साल पीछे, कोई साथ में पढ़ रहा था। बहुत ही कह सकते हैं आप कि सक्रिय दिन थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। पढ़ने, सीखने, कुछ करने का जज्बा भरने वाले दिन थे वो। तो ये तमाम लोग थे जिनके साथ ने मुझ में बहुत कुछ भरा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ने इनको क्या दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इन मित्रों, इन अग्रजों के साथ ने मुझे बहुत दिया। कम से कम इस लायक तो बनाया कि आज आप जैसे सुधी लोग मुझे सुने, मुझसे बात करें और मैं आपसे बात करूं और मेरे लिखे को 10 लोग पढ़ें, सराहें। ये सब इन्हीं तमाम
अग्रजों, मित्रों, सबकी देन है। इसके बाद का भी बहुत सारा मामला है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी बिल्कुल नए लोग लिख रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, कवियों की बात मैं कह रहा हूँ, कविता की बात कर रहा हूँ, जो उम्मीद से बहुत बेहतर लिख रहे हैं। बिल्कुल नए लोगों को, जो पिछले 10 साल में जिन्होंने लिखना शुरू किया है। कई कवि हैं जिनको आप उठाएंगे, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो लोग। तो ये सब बहुत उम्मीद भरने वाला है। इस निराशा के साथ नहीं है मामला कि हमसे पहले वाली पीढ़ी बड़ी महान थी, हम भी महान थे, बाद वाले क्या हैं। लगातार बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उम्मीद से बेहतर लिख रहे हैं जो नए लोग बिल्कुल आए हैं। जितनी उम्मीद पिछली पीढ़ी का व्यक्ति कर सकता है उससे ज्यादा बेहतर चीजें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत सकारात्मक संकेत है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी लेखन के लिए, हिंदी कविता के लिए। कहानियों में भी यही है, उपन्यासों में भी यही है कि अच्छे लोग लगातार लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें बंद हो गई और महान चीजें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारा लिखा जाना अभी बाकी है और मुझे लगता है कि लगातार लिखा जाएगा। मेरा परिवार तो महत्वपूर्ण है ही, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, लगातार उन्होंने मेरा विरेचन किया है। लगातार, अगर और अधिक कह सकते हैं आप, मेरे भीतर जो मनुष्यता है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। नाना, नानी, माँ, पिता, मेरी पत्नी और मेरी बेटियों का दिया हुआ है। सारा लोहा और धार भी उन्हीं का है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं आपकी प्रतीक की तरह हूँ। जो है उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है। और इसमें मित्रों का, गुरुजनों का योगदान तो है ही कि उन्होंने भाषा दी, संस्कार दिया, बोलने का शऊर सिखाया, शब्दों में कैसे अर्थ भरा जाए ये शऊर सिखाया, कविता को कैसे पढ़ा जाए, कविता को कैसे पढ़ाया जाए, कविता को कैसे सुना जाए, कविता को, दूसरों की कविता को कैसे सराहा जाए, अपने समकालीनों के साथ कैसे मित्रवत व्यवहार रखा जाए, ये सब सीखा, सिखाया। और अगर मैं कुछ कर पाया हूँ तो इन्हीं सब सीखों का नतीजा है। जो कुछ भी मेरा हासिल है वो यही है। अगर आप लोग इजाजत दें तो 2-4 कविताएं सुनाता हूँ आपको। एक दो प्रेम कविताएं पहले आपको सुनाता हूँ और एक 1996 की कविता सुनाता हूँ आपको, प्रेम की। चुटकी भर मैंने। बहुत आसान है एक दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो, चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती हुई। जहां भी करोगी विश्राम बैठकर, वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बच कर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। एक और कविता आपको सुनाता हूँ प्रेम की। तुम जब चाहो। तुम ठीक जानती हो लोग सच नहीं कहते, भला दिल्ली कहाँ दूर है। ये 1994 की कविता है। तुम ठीक जानती हो लोग सच नहीं कहते, भला दिल्ली कहाँ दूर है। दिल्ली और तुम्हारे शहर में बस एक रात का फासला है। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं, एक दूजे को निहार सकते हैं जी भर। टो लेना चाहे अगर टोले महज उंगलियां नहीं, पूरा का पूरा प्यार। कार्तिक हो उन दिनों तब कार्तिक का घाम, जेठ हो अगर तब जेठ की छां, आषाढ़ हो तब दिन का भीगापन। जो भी न हो ठोस मिलकर महसूस सकते हैं ठोस की तरह, जैसे बाहों में जीवन, यह जानकर भी कि महज 2 बाहों में जीवन नहीं होता। जीवन 4 आंखों से देखा गया एक सपना, 20 उंगलियों से तराशी हुई एक तस्वीर, 4 पैरों से चली हुई दूरी, बिन बोले 4 अधरों का कंपन, बिन कहे एक दूजे के लिए बटोरा ऑक्सीजन है। जीवन एक दूसरे में घुल जाना है, इस तरह घुल जाना कि असंभव हो जाए अलगाना। तुम जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो, हम मिल सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, झांक सकते हैं एक दूसरे की पुतलियों में, यह सोचते हुए कि पुतलियों में झांकना मन में झांकना है कि भीतर का सच पुतलियों में अटका होता है। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं,
और अटकी हुई चीजों को निकाल कर जीवन संवार सकते हैं। क्या और प्रेम के लिए आज की आखिरी कविता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, यहाँ दूर पहाड़ों पर मैं अकेला, वहाँ घर में बेटियों बीच तुम, इस समय एक ऊंची चोटी पर खड़ा मैं नीरव नयनों से निहार रहा हूँ छटते बादलों को। धीरे धीरे धूप चढ़ रही है घरों पर, मुझे याद आ रहा है तुम्हारा चेहरा। ठीक इन्हीं क्षणों में न जाने क्या कर रही होगी तुम, शायद नहलाकर बेटियों को संवार रही होगी उनके बाल, निरख रही होगी उनके चेहरे। लोग कहते हैं बड़ी की आंखें हैं मेरी तरह, छोटी की तुम्हारी तरह। इधर कई दिनों से अकेले तुम संभाल रही होगी घर बाहर। मैं तो थक जाता हूँ अक्सर, ठीक से नहीं कर पाता अपने हिस्से का भी काम, और तुम हो जो सब कुछ कर लेती हो हंसती हुई चुपचाप। लेकिन अब की जब मैं घर आऊं एक बात बताना मुझको, आखिर किस ताक पर रख दिया तुमने अपना गुस्सा। तुम्हारी वह जीभ कहाँ गुम हो गई जो बता सकती है अपने स्वाद और अपनी इच्छाएं। मुझे याद है जब से हम साथ साथ हैं, ऐसा कई बार हुआ है जब मैं लौटा हूँ अपनी यात्राओं से, तब मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने लपक कर थाम लिया है मेरा दुख। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम पहचानती हो मेरे सुख का रंग, उसकी भाषा, पर संग साथ के इतने वर्षों बाद भी ठीक यही बात मैं नहीं कर पाऊंगा अपने लिए। मैं जानता हूँ यह अपराध है, मैं जानता हूँ यह अपराध है, पर क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अपने भीतर एक स्त्री की आत्मा, वह भी एक ऐसे समय में जब बच्चियां मारी जा रही हैं कोख में ही। फिर भी एक इच्छा है मन में कि अब की जब मैं घर आऊं तुम कहो, तुम अपनी कहो, अपने जैसों की कहो, और मैं सुनूं उसी तरह जैसे सुनती हो तुम। वैसे सच सच बताना, क्या तुम्हें लगता है मैं सब कुछ सुन पाऊंगा बिल्कुल तुम्हारी तरह? हाँ, एक दो कविताएं बस और उसके बाद एक कविता ये है, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। दौर की चर्चित कविता है मेरी। अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, वही कलकत्ता जहां पहुंचे थे कभी अपने मिर्जा गालिब और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर। मैंने कितनी कितनी बार दोहराया है वह शेर किसी सबक की तरह, जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह तराशता है शायद। वहां सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहां सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहां सवाल एक नई रोशनी का है। गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक अदना सा कवि जा रहा हूँ कलकत्ता। मन में गहरी बेचैनी है, इधर बदल गए हैं हमारे शहर, वहाँ अदृश्य हो रहे हैं आत्मा के वृक्ष। अब कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह विस्मरण का समय है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। हमारे शहर बदल गए हैं, कलकत्ता भी बदल गया होगा, पर अभी कितनी दूर है वह। बैठे बैठे पिरा रही है कमर, बढ़ती जा रही है हसरत। कितना समय लगा होगा गालिब को वहां पहुंचने में। महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनकी। उनके लिए कलकत्ता महज एक शहर नहीं था, उनकी यात्रा किसी सैलानी की यात्रा न थी। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को, उसके भीतर बहती अजस्र कविता को? मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को जिस पर समय से दो हाथ करता कुछ पल सुस्ताने के लिए बैठा होगा हमारी कविता का मस्तक, रेखते का वह उस्ताद। मैं जी भर देखना चाहता हूँ कलकत्ता, इसलिए चाहे जितना पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। आज के लिए एक आखिरी कविता, हाँ वही सुना रहा हूँ। नमक हराम है, वही सुना रहा हूँ, वही सुना रहा हूँ। तो उसके पहले नमक हराम से पहले प्रधानमंत्री का दुख सुना दूं। राजनीतिक कविता है, जरूर जी। वो तो गोली पाते आप ही सुना। प्रधानमंत्री का दुख। चार आने का सिक्का अब नहीं चलेगा, लेकिन मुहावरे में बचा रहेगा चार आना, जैसे बचा रहा पाई, पाई के खत्म होने के बाद।
4 आने का सिक्का अब नहीं चलेगा, लेकिन मुहावरे में बचा रहेगा 4 आना, जैसे बचा रहा पाई, पाई के खत्म होने के बाद भी। भारत के मुद्रा कोष के इतिहास में दर्ज है वह तारीख जिस दिन चली थी चवन्नी। अब दर्ज हो गई एक और तारीख 29 जून 2011, जिस दिन बेईमानी हो